सुबह के 5 बजे थे। बाहर अभी भी सर्द मध्यम उजाला था, पर शिवनाथ जी के घर के भीतर रसोई से खटाखट की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। 68 वर्षीय शिवनाथ जी खुद अपनी चाय बनाने में लगे थे। उनकी बहू 35 वर्षीय प्रिया रसोई के दरवाजे पर खड़ी अपनी नींद से उखड़ी आवाज़ में बोली, बाबूजी, आप रोज़ इतना क्यों शोर करते हैं? हमारी नींद खराब होती है। क्या आपको पता नहीं सुबह की नींद कितनी ज़रूरी होती है? प्रिया की आवाज़ में सम्मान कम और शिकायत ज़्यादा थी। शिवनाथ जी, जो एक समय शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने पलट कर देखा। उनकी आंखों में पल भर के लिए पुरानी पीड़ा उभरी, जिसे उन्होंने तुरंत दबा लिया। माफ़ करना बहू, मैं तो धीरे ही काम कर रहा था। शिवनाथ जी ने धीमी आवाज़ में कहा। धीरे? अगर यह धीरे है तो तेज कैसा होगा? और हाँ, आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी चाय अपने कमरे में ही पिया करें। पूरे घर में चीनी की चींटियाँ हो जाती हैं। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवनाथ जी ने चुपचाप अपनी चाय का कप उठाया और अपने छोटे कोने वाले कमरे की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद शिवनाथ जी के बड़े बेटे अमन अपने दफ्तर के लिए तैयार होकर आए। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार खोला, पर उनकी नज़र सीधे शिवनाथ जी पर पड़ी, जो अपने पुराने पर साफ कपड़े पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। पिताजी, आप कहाँ चल दिए इतनी सुबह? अमन ने अखबार से आंखें हटाए बिना पूछा। बेटा, थोड़ा काम है, बस बाजार तक जा रहा हूँ, शिवनाथ जी ने जवाब दिया। काम? आपका काम तो रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो गया बाबूजी। और वैसे भी हम दोनों भाई हैं, ना कमाने के लिए आप क्यों अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे हैं? और हाँ, आपको पता है ना इस महीने घर का मेंटेनेंस का बिल कितना आया है, और माँ की दवाइयों का भी। आपकी पेंशन तो आती नहीं, तो हम सारा बोझ कब तक उठाएंगे? अमन का लहजा सीधे बोझ शब्द पर आकर टिक गया। प्रिया पीछे से आवाज़ लगाई, सही कह रहे हैं जी, हम कब तक दोनों का खर्चा उठाएंगे? आजकल बच्चे भी पूछने लगे हैं कि दादाजी खाली क्यों बैठे रहते हैं। क्या जवाब दें उन्हें हम? शिवनाथ जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। शिवनाथ जी दरअसल शहर से 15 किलोमीटर दूर एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ाने जाते थे। रिटायरमेंट के बाद जब उनकी सरकारी पेंशन प्रक्रिया में अटक गई, तो बेटों ने उन्हें ताने देने शुरू कर दिए थे। वह जानते थे कि हर महीने जब वह अपनी छोटी सी कमाई का लिफाफा बेटों के हाथ में रखते हैं, तभी उन्हें घर में 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जिसे उनकी पत्नी शांति जी इज्जत की रोटी कहा करती थी। दोपहर के समय शांति जी अपनी रोटी लेकर बैठी थी। उनकी छोटी बहू नेहा एक किनारे बैठी अपनी बेटी को खिला रही थी। माँ जी, आप वहीं कोने में बैठ जाइए ना, कहीं आपके हाथ की जूठन बेटी के खाने में ना मिल जाए, नेहा ने सीधे तौर पर टोक दिया। शांति जी ने सिसकती हुई आंखें उठाई। ठीक है बहू, कहकर वह चुपचाप रसोई के एकदम छोर पर बैठ गई। उधर शिवनाथ जी थके हारे घर लौटे। उनके कपड़ों पर धूल और सफ़ेद चाक के हल्के निशान थे। आ गए बुड्ढे, नेहा ने उन्हें देखते ही बड़बड़ाया। आपसे कितनी बार कहा है कि घर में घुसने से पहले अपने हाथ पांव धो लिया करें। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के कीटाणु लाते हैं। शिवनाथ जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं अभी नहा कर आता हूँ। नहीं नहीं, अंदर वाले बाथरूम में मत जाइएगा, वो बच्चों के लिए है। बाहर जो पुराना वाला है उसमें ही नहाइए। और हाँ, आपका खाना बाहर ही रख दिया है, अंदर मत आइएगा जब तक हम सब खा ना लें, नेहा ने आदेश दिया।
शांति जी ने अपने पति को बाहर के बरामदे में खाते हुए देखा। बासी रोटी के साथ सिर्फ नमक और एक हरी मिर्च थी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। एक शाम दोनों बेटे और बहुएं ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिवनाथ जी और शांति जी को बुलाया गया। अमन ने एक कागज़ दिखाते हुए कहा, बाबूजी, हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है। छोटा बेटा वरुण आगे बढ़ा, हाँ पिताजी, यह घर बहुत पुराना हो गया है। इसे बेचकर हम दोनों भाई अलग अलग फ्लैट ले लेंगे। और हाँ, हमें आपके लिए एक ओल्ड एज होम की बुकिंग करा दी है। 5 स्टार सुविधाएं हैं। आपका वहाँ मन लगा रहेगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और देखिए पिताजी, हम आपकी पेंशन के पैसे आपको दे देंगे ताकि आप वहाँ आराम से रह सकें। हमने तो बस आपका भला सोचा है। शांति जी के हाथ कांपने लगे। बच्चों, यह क्या कह रहे हो? हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी। यह घर तो हमने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था। माँ जी, आप इमोशनल मत होइए। अब दुनिया बदल गई है, नेहा ने लापरवाही से कहा। शिवनाथ जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल एक अटूट गरिमा थी। ठीक है, शिवनाथ जी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा फैसला सही है। यह घर बेच दो। सभी बेटे बहुओं के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनका काम हो गया। शिवनाथ जी ने आगे कहा, पर एक शर्त है। बेटे बहुओं ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है बाबूजी? यह घर मेरी और तुम्हारी माँ की इकलौती संपत्ति है। तुम यह घर तभी बेच सकते हो जब तुम मेरे और तुम्हारी माँ के साथ आज रात से ठीक 1 हफ्ते तक वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम उस ओल्ड एज होम में उनसे उम्मीद करते हो, जिन्हें तुम 5 स्टार सुविधाएं कह रहे हो। मेरे कमरे में गर्मा गर्म चाय, सुबह का नाश्ता, मेरे साथ रात का खाना, मेरे कपड़ों की धुलाई, वो सब उसी सम्मान और प्यार से होना चाहिए जिसका तुम मोल लगाते हो। और हाँ, मेरे सारे बोझ वाले खर्चे तुम उठाओगे। और अगर तुम 1 हफ्ते तक ऐसा नहीं कर पाए, शिवनाथ जी की आवाज़ चट्टान सी मजबूत थी, तो तुम इस घर को नहीं बेच सकते। तब यह घर तुम्हारी माँ के नाम हो जाएगा और मैं अपनी वसीयत में यह लिख दूंगा कि इस घर में एक ऐसा आश्रम खोला जाए जहाँ कोई भी बेटा बहू अपने माता पिता को अपमानित ना कर सके। सभी स्तब्ध रह गए। यह वही कमज़ोर पिता नहीं था जिसने हमेशा अपमान सहा था। उनकी आंखों में प्रिंसिपल वाली कड़ाई थी। अगले दिन शिवनाथ जी अपने कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आए। अमन ने जल्दी से आकर उन्हें गर्मा गर्म चाय दी। प्रिया ने झुककर नमस्ते की। नेहा ने उनके लिए नाश्ते में उनकी पसंद का पोहा बनाया। अगले 3 दिन तक घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बेटे बहुएं असहज थे, पर संपत्ति के लालच में सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सम्मान और सेवा देना कितना मुश्किल काम है। चौथे दिन जब शिवनाथ जी ने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोली तो वहाँ से एक वसीयत का कागज़ मिला। शांति जी ने घबरा कर पूछा, सुनो जी, यह क्या है? शिवनाथ जी मुस्कुराए, यह लाठी है सुलोचना। यह लाठी सिर्फ शरीर का सहारा नहीं होती, यह गरिमा का दाम होती है। 5वें दिन की सुबह प्रिया रोती हुई शिवनाथ जी के पैरों पर गिर गई। बाबूजी, हमसे गलती हो गई। हम यह हफ्ता पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने आपको सिर्फ एक बोझ समझा। हमें माफ़ कर दीजिए। अमन और वरुण भी आकर शर्मिंदा खड़े हो गए। उन्होंने समझा कि जो मान सम्मान उन्होंने 1 हफ्ते भी नहीं दिया, वही मान सम्मान उनके माता पिता ने उन्हें जीवन भर दिया था। शिवनाथ जी ने उन्हें उठाया। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए बच्चों, मुझे सिर्फ मेरी और तुम्हारी माँ की इज्जत चाहिए थी।
आज से इस घर में सभी को गरिमा से जीने का अधिकार होगा। यह घर बिकेगा नहीं, यह घर हमारा परिवार रहेगा। बेटों और बहुओं की आंखें नम थी। उन्हें एहसास हुआ कि इज्जत की रोटी सिर्फ कमाई से नहीं मिलती, वह गरिमा और सम्मान के साथ मिलती है। और उस गरिमा को बचाने के लिए बूढ़े पिता ने अपनी लाठी को हिलाना सीख लिया था। प्रिया और अमन, वरुण और नेहा चारों शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले दबे खड़े थे। उनके सामने उनके पिता शिवनाथ जी अब एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक न्यायाधीश की तरह लग रहे थे, जिनकी आंखों की चमक में उनके बीते वर्षों के अपमान का हिसाब था। शिवनाथ जी ने धीमे पर गंभीर स्वर में कहा, तुम सबने जो किया उसे मैं ना तो भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि पश्चाताप की एक चिंगारी तुम्हारे अंदर बाकी है। उन्होंने मुड़कर शांति जी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब आंसू नहीं बल्कि बरसों बाद लौटी हुई शांति की हल्की सी मुस्कान थी। आज रात से शिवनाथ जी ने घोषणा की, घर का हर फैसला सबकी सहमति से लिया जाएगा। कोई भी काम बोझ नहीं होगा, वह कर्तव्य होगा। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही घर का माहौल बदल गया। अमन सबसे पहले रसोई में पहुंचा। उसने शिवनाथ जी के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और खुद अपने हाथों से उनके कमरे में ले गया। प्रिया ने शांति जी के घुटनों पर तेल लगाया, जो दर्द से अकड़े हुए थे। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मैं कितनी पत्थर दिल थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वरुण ने शिवनाथ जी के पुराने कागजात और किताबों की अलमारी साफ की, जिन्हें उन्होंने बेचने की योजना बनाई थी। नेहा, जिसने हमेशा बुजुर्गों को बाहर का खाना खाने को कहा था, उसने प्यार से सबके लिए नाश्ते में आलू पूड़ी बनाई। अब शाम को जब शिवनाथ जी कोचिंग सेंटर से थके हारे लौटते तो उन्हें बरामदे में इंतजार नहीं करना पड़ता था। वरुण दौड़कर उनके लिए पानी लाता और अमन उनके कपड़े धोने के लिए ले जाता। रात को जब सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते तो खाने के दौरान अब शिकायतें नहीं, बातें होती थी। बच्चों की पढ़ाई की, घर के बगीचे की और हाँ, शिवनाथ जी के पुराने किस्सों की, जिन्हें अब सब बड़े चाव से सुनते थे। एक हफ्ते बाद रविवार की सुबह शिवनाथ जी ने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने टेबल पर वह वसीयत का कागज रखा जिसने उन्हें इतना डराया था। तुम सबने अपना एक हफ्ते का परीक्षा काल पूरा कर लिया है, शिवनाथ जी ने कहा। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम प्रेम, सम्मान और सेवा का अर्थ जानते हो। अब मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। शिवनाथ जी ने कागजात का एक और सेट निकाला। यह घर मेरी और तुम्हारी माँ की कमाई से बना है, उन्होंने कहा, लेकिन अब यह घर हमारा परिवार है। मैंने इस वसीयत में यह लिखा है कि यह घर मेरे और तुम्हारी माँ के बाद तुम दोनों भाइयों के बीच बराबर बटेगा, पर इसमें एक शर्त जुड़ी है। अमन और वरुण की सांसें अटक गईं। शर्त यह है, शिवनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कि तुम दोनों में से कोई भी कभी भी किसी भी हालत में इस घर को बेचकर या बांटकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा। यह घर एक आश्रम नहीं बल्कि एक परिवार का केंद्र रहेगा। जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी यहीं से प्रेम और सम्मान का पाठ सीखेगी। अगर तुम्हें में से किसी ने भी इस शर्त का उल्लंघन किया तो घर का स्वामित्व सीधे एक चैरिटेबल ट्रस्ट को चला जाएगा, जो इसे बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करेगा। बेटों और बहुओं की आंखों में लालच की जगह आंसू थे। यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनके
पिता ने उन्हें संपत्ति से भी कोई बड़ी चीज़ दी है, जिम्मेदारी और विश्वास। वरुण ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, हमें यह संपत्ति नहीं चाहिए, हमें बस आपका और माँ का आशीर्वाद चाहिए। हम इस घर को नहीं बेचेंगे, हम इसे एक मंदिर की तरह संभालेंगे, अमन ने हामी भरते हुए कहा। और पिताजी, अब आप कोचिंग सेंटर जाना बंद कर दीजिए, अब आपका काम हो गया, आप हमारे लिए जी भरकर जिए। शिवनाथ जी ने प्यार से अमन के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वहाँ जाकर सिर्फ गणित नहीं पढ़ाता, मैं वहाँ उन बच्चों को यह भी बताता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत इज्जत और रिश्ते होते हैं, ना कि बैंक बैलेंस। मेरी इज्जत की रोटी अब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बन गई है। शिवनाथ जी और शांति जी ने पहली बार दिल खोलकर अपने पूरे परिवार के साथ ठहाके लगाए। घर की दीवारों ने अब ठंडे शब्दों के बजाय प्रेम और हंसी की गूंज सुनी। उन्होंने अपनी गरिमा का दाम चुका दिया था और उस दाम ने पूरे परिवार को फिर से खरीद लिया था। शिवनाथ जी के निर्णय और बेटों के पश्चाताप के बाद घर में प्रेम और सम्मान की एक नई नींव रखी गई। समय बीतता गया और उस एक हफ्ते की परीक्षा ने पूरे परिवार के भविष्य को आकार दिया। शांति जी, जो पहले रसोई के एक कोने में सिमटकर रह गई थी, अब घर की वास्तविक मुखिया बन गई। उन्होंने अपनी बहुओं को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया बल्कि परिवार को एक साथ लाने के तरीके भी सिखाए। प्रिया ने अपनी बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी को समझा और रसोई के हिसाब किताब को सम्मान के साथ संभालना सीखा। उसने शांति जी के पुराने पकवान बनाने की विधि सीखी, जिससे खाने की टेबल पर चर्चा और भी मीठी हो गई। नेहा ने अपने बच्चों को दादा दादी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित किया। उसने बच्चों को सिखाया कि बुजुर्गों का कमरा कोई अलग जगह नहीं बल्कि कहानियों और ज्ञान का भंडार है। शांति जी की पुरानी साड़ियाँ और गहने अब किसी बिक्री का विषय नहीं थे बल्कि पारिवारिक धरोहर बन गए थे, जिन्हें बहुएं सहेज कर रखती थी। शिवनाथ जी ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना जारी रखा, लेकिन अब उनकी ऊर्जा केवल ट्यूशन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने घर के एक छोटे से हिस्से में एक जीवन गरिमा केंद्र की शुरुआत की। यह केंद्र उन बुजुर्गों के लिए था जो अकेलेपन या पारिवारिक उपेक्षा से गुजर रहे थे। शिवनाथ जी उन्हें न सिर्फ नैतिक समर्थन देते थे बल्कि उनके कानूनी और भावनात्मक मुद्दों में भी मदद करते थे। अपने प्रिंसिपल होने के अनुभव और अपनी कहानी से प्रेरणा लेकर वह लोगों को वसीयत, संपत्ति के अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते थे। उनके दोनों बेटे अमन, जो वित्तीय सलाहकार, और वरुण, जो इंजीनियर, अब स्वेच्छा से इस केंद्र के काम में हाथ बटाते थे। अमन आर्थिक योजनाएं बनाने में मदद करता था और वरुण छोटी मोटी मरम्मत के काम देखता था। इस पूरे बदलाव का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ा। जब शिवनाथ जी के पोते पोतियां देखते थे कि उनके पिता और माताएं दादा दादी का कितना आदर करते हैं, तो उन्होंने सम्मान को किताबों से नहीं बल्कि व्यवहार से सीखा। सुनीता के बच्चे, जिन्हें कभी सिखाया गया था कि दादाजी बाहर वाले हैं, अब हर शाम उनके पास बैठकर किस्से सुनते थे। वे समझ गए थे कि परिवार एक ऐसा पौधा है जिसकी देखभाल सब मिलकर करते हैं। वरुण की बेटी ने एक बार स्कूल के निबंध में लिखा, मेरे दादाजी ने अपने घर को बेचने से बचा लिया, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया।
उन्होंने मेरे पापा को एक अच्छा बेटा बनना सिखा दिया। शिवनाथ जी और शांति जी का बुढ़ापा अब बोझ नहीं, गौरव बन गया था। उन्होंने अपने बेटों को सिर्फ घर की संपत्ति नहीं सौंपी, बल्कि इज्जत कमाने का वास्तविक तरीका भी सिखाया। समय अपनी गति से चलता रहा। शिवनाथ जी और शांति जी ने अपने गरिमा केंद्र के जरिए कई टूटे हुए परिवारों को जोड़ा और कई बुजुर्गों को सहारा दिया। लगभग 10 साल बाद शिवनाथ जी 80 वर्ष के हो चुके थे और शांति जी 77 की। उनकी जीवन की संध्या अब स्वर्णिम थी, जो उनके बच्चों के प्रेम और सम्मान से जगमगा रही थी। एक सर्द रात जब शिवनाथ जी अपने कमरे में भागवत गीता पढ़ रहे थे, शांति जी ने धीरे से उनका हाथ थामा। वह काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। सुनो जी, शांति जी की आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे लगता है अब जाने का समय हो गया है, मगर मैं खुश हूँ। मेरे बच्चों ने इज्जत की रोटी का असली मोल सीख लिया है। शिवनाथ जी ने उनका हाथ अपने माथे से लगाया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी सुलोचना। तुमने ही मुझे सिखाया कि लाठी में सिर्फ शरीर का बल नहीं, आत्मसम्मान का बल होता है। शांति जी ने आंखें मूंद ली। उस घर में जहाँ कभी उनकी चुप्पी गूंजती थी, वहाँ अब उनके प्यार की गहरी शांति छा गई। पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन अब वे जानते थे कि शोक कैसे मनाना है, एकजुटता और प्रेम के साथ। बेटों और बहुओं ने मिलकर अंतिम संस्कार की हर रस्म को पूरे सम्मान और भक्ति से निभाया। शांति जी के निधन के कुछ दिनों बाद शिवनाथ जी ने परिवार को फिर से बुलाया। अब वह पहले से ज़्यादा शांत और गंभीर थे। बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा से ही दूरदर्शी थी। उन्होंने सिर्फ घर को नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तों को भी सुरक्षित करने का एक और प्रबंध किया था। शिवनाथ जी ने कहा और वसीयत का एक और गोपनीय पत्र निकाला। वह पत्र शांति जी के ने शिवनाथ जी के नाम एक पुराने संदूक में छिपा रखा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों और पोते पोतियों, मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों के बीच संपत्ति को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं, चाहे पिताजी कितना भी समझाएं। इसलिए मैं अपने पास रखे हुए सभी गहने और जीवन भर की बचत, जो करीब 5 लाख रुपए है, उन्हें किसी बेटे के नाम नहीं कर रही हूँ। यह धन माँ की इज्जत निधि के रूप में रखा जाएगा। यह निधि उस पोते या पोती को मिलेगी जो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले यह सिद्ध करेगा या करेगी कि उसने किसी बेसहारा या ज़रूरतमंद बुजुर्ग की निस्वार्थ सेवा की है, कम से कम 1 वर्ष तक। इस निधि का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं, यह याद दिलाना है कि परिवार में सबसे बड़ी पूंजी बुजुर्गों की सेवा का संस्कार है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए आखिरी पाठ है। तुम्हारी माँ शांति। यह पढ़कर पूरा परिवार भावुक हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि शांति जी ने मरते दम तक केवल संस्कार और गरिमा की विरासत छोड़ी थी। शांति जी के जाने के बाद शिवनाथ जी ने अपना गरिमा केंद्र और अधिक सक्रिय कर दिया, लेकिन अब उनका उद्देश्य बदल गया था। वह बुढ़ापे में सम्मान और प्रेम के महत्व को समझाने के लिए दूर दराज के गांवों में भी जाने लगे। एक दिन बेटे बहुओं ने देखा कि शिवनाथ जी अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने स्कूल की डायरी में कुछ लिख रहे हैं। बाबूजी, क्या लिख रहे हैं? प्रिया ने पूछा। शिवनाथ जी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी। मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ बहू, इज्जत की रोटी की कहानी। मैं लिख रहा हूँ कि कैसे एक पिता ने अपनी लाठी को हिलाया नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लालच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। मैं लिख रहा हूँ कि कैसे हर बुजुर्ग को अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। कुछ ही महीनों बाद
शिवनाथ जी भी शांत भाव से अपने कमरे में ही चल बसे। उनके जाने के बाद उनका घर गरिमा केंद्र का स्थायी मुख्यालय बन गया, जिसकी देखरेख अब अमन और वरुण करते थे। उस घर में कोई बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि वह सम्मान और सेवा के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। शिवनाथ जी और शांति जी ने अपने बेटों के लिए संपत्ति नहीं छोड़ी, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि सच्ची विरासत केवल संस्कारों में निहित होती है और वह विरासत हर पीढ़ी को इज्जत की रोटी और गरिमा का दाम चुकाना सिखाती रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।